हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल टाइप्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में सॉइल के क्या क्या टाइप्स है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसा है इंडिया में, वो चीज़ को जानेंगे। ये जो टॉपिक है ये है यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 का जो चैप्टर है फिजिकल सेटिंग है ना, उसके अंदर का ये टॉपिक है सॉइल टाइप्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉइल्स ऑफ इंडिया, सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होता है, सॉइल का प्रोफाइल क्या क्या है, सॉइल के इरोजन के लिए सॉइल जो इरोजन है वो कैसे होता है, उसका कंजर्वेशन कैसे किया जाए, सॉइल में जो सेलिनिटी आता है वो किस वजह से आता है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम आता है और उसे कैसे मिट्टी को जो सॉइल है उसको बचाया जाए। फिर पढ़ेंगे डेजर्टिफिकेशन और उसका प्रिवेंटेशन। ठीक है, सॉइल्स ऑफ इंडिया, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। ठीक, और इंडिया में किस किस तरह के जो सॉइल है वो मिलते हैं और किस किस मिट्टी में किस किस तरह का काम किया जाता है, यूज़ किया जाता है, लैंड यूज़ किया जाता है वो चीज़। ठीक है, तो लैंड यूज़ कैसा होता है वो पैटर्न को जानेंगे इंडिया का। ठीक है, तो सॉइल फॉर्मेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन। तो 5 फैक्टर जो है, 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सॉइल के फॉर्मेशन में रोल अदा करते हैं। पहला है रॉक, फिर क्लाइमेट, फिर रिलीफ, फिर बायोटा और टाइम। रॉक कैसे है? सॉइल मेड अप ऑफ इरोजन ऑफ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक प्रोवाइड सॉइल मिनरल्स, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, पीएच वैल्यू, पोरोसिटी। इफ पेरेंट रॉक आर सॉफ्ट रॉक देन बेटर सॉइल फॉर्मेशन देन हार्ड रॉक। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो सॉइल है वो कैसे बनता है, जो पेरेंट रॉक है उसके इरोजन से बनता है। ठीक है, और ये जो पेरेंट रॉक है जो इरोड हुआ है उसमें किस तरह का मिनरल है ना, मतलब ये जो पेरेंट रॉक है वो प्रोवाइड क्या करता है कि जो मिट्टी बनेगा उसमें क्या मिनरल्स होंगे, क्या टेक्सचर्स होंगे, क्या स्ट्रक्चर, क्या पीएच वैल्यू और क्या पोरोसिटी होंगे। ठीक है, अभी जो पेरेंट रॉक है ये सॉफ्ट रॉक है तो अच्छा बेटर सॉइल फॉर्मेशन होगा, और अगर ये जो पेरेंट रॉक है ये अगर हार्ड रॉक है तो वहाँ पे जो सॉइल जो है वो उतना अच्छा वाला नहीं बनेगा। ठीक है, क्लाइमेट दूसरा चीज़ है, जो क्लाइमेट जो है फैक्टर डिपेंड करता है सॉइल के फॉर्मेशन में, वो कैसे करता है, टेम्परेचर प्लस रेनफॉल। एवरेज ऑफ एजेंट ऑफ इरोजन इन ड्राई रीजन, विंड इज डोमिनेंट रीजन फॉर दिस। मतलब देखिए क्लाइमेट मतलब वहाँ पे कितना गर्मी पड़ रहा है, वहाँ पे बारिश कितना हो रहा है। ठीक है, और जो एजेंट ऑफ इरोजन है ड्राई रीजन में, ठीक है, सूखे जगहों में, कि वहाँ पे जो हवा चल रहा है वो इरोजन कर रहा है। वेट रीजन में जो है पानी है जो कि इरोजन का काम करता है। कोल्ड रीजन में जो है ग्लेशियर है जो कि जो रॉक का इरोजन का काम करता है। ठीक है, क्लाइमेट जो है अफेक्ट टाइप ऑफ इरोजन प्लस इंटेंसिटी ऑफ इरोजन, कि भाई क्लाइमेट जो है ना वो एक तरह से किस तरह का इरोजन हो रहा है और किस तेजी से या किस धीरेपन से, मतलब किस इंटेंसिटी के साथ इरोजन हो रहा है वो डिसाइड करता है, वो अफेक्ट करता है। रिलीफ, रिलीफ कंट्रोल द क्लाइमेट एंड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। इन स्टेप ग्रेडियंट और स्लोप थिन लेयर ऑफ सॉइल फॉर्म ड्यू टू इरोजन ऑफ रॉक अंडर डेवलप्ड सॉइल। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो जैसे कि अगर आपको मान के चलिए कि ढलान वाला है, तीखा ढलान वाला है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मिट्टी का जो लेयर होगा वो कम रहेगा। ठीक है, और अंडर डेवलप्ड रहेगा। ठीक है, जो प्लेन रीजन रहेगा वहाँ पे थिक लेयर ऑफ सॉइल रहेगा और वो वेल डेवलप्ड सॉइल रहेगा, वहाँ पे उपजाऊपना भी, जो भी फर्टिलिटी है वो भी अच्छा हाई रहेगा। तो ये जो रिलीफ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई ऊंचाई में है कि प्लेन रीजन में है। ठीक है, दूसरा है बायोटा, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन एनरिचिंग ऑफ सॉइल। रूट्स ऑफ वेजिटेशन, एजेंट ऑफ वेदरिंग, ह्यूमस कंटेंट फॉर वेजिटेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू सॉइल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि जो सॉइल है ना उसके एनरिचमेंट को बढ़ाता है। जो वेजिटेशन का जो रूट है ना, वो क्या है, एक तरह से वेदरिंग का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। जो ह्यूमस कंटेंट होता है वेजिटेशन में वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है सॉइल को न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, टाइम क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ऑल द फैक्टर नीड टाइम टू फॉर्म द सॉइल। आफ्टर वेदरिंग टाइम डिसाइड्स मेच्योरिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो बहुत लंबा प्रक्रिया है। जो भी फैक्टर है सॉइल के बनने के लिए उसको समय चाहिए होता है ना। आफ्टर वेदरिंग जब पत्थर जो है टूट फूट के घिस के पड़ा रहता है तो टाइम डिसाइड करता है कि वो सॉइल का जो मैच्योरिटी है वो कैसा है। जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना अच्छा सॉइल डेवलप होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन सॉइल, मूवमेंट ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो सॉइल है उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना, उसके बारे में बात करेंगे। मतलब मिनरल्स का जो ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना, जो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, ये हो रहा है, उसी को पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन इन सॉइल में, मूवमेंट ऑफ मिनरल्स। तो कैपिलरी मूवमेंट होता है और एक होता है लीचिंग।
कैपिलरी में क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मिनरल्स होता है, कि मतलब जो भी मिट्टी में मिनरल्स है वो नीचे से ऊपर की ओर आके रुक जाते हैं। और लीचिंग में क्या होता है कि जैसे ऊपर में मिनरल्स है मिट्टी के ऊपर, तो वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, जो कैपिलरी जो हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है मिनरल्स का, ये कहाँ पे होता है, ड्राई और हॉट क्लाइमेट में, ठीक है। और डाउनवर्ड कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे ह्यूमिड कंडीशन है, मतलब नीचे जा रहा है, ठीक है। लीचिंग जो है ना, हॉट ह्यूमिड, कोल्ड ह्यूमिड। तो जो लीचिंग होता है इसमें भी दो तरह का है, हॉट ह्यूमिड और कोल्ड ह्यूमिड। हॉट ह्यूमिड में अगर ये लीचिंग प्रक्रिया हो रहा है तो वहाँ पे क्या सॉइल बनेगा, लेटेराइट सॉइल या फॉर्मेशन ऑफ लेट सॉइल बोल सकते हैं। और कोल्ड ह्यूमिड है, वहाँ पे जो लीचिंग प्रोसेस होगा वहाँ पे क्या बनेगा, पोडजोल सॉइल या पोडजोलिक सॉइल। सॉइल प्रोसेस, ठीक है। अब सॉइल में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो आपने कैपिलरी, लीचिंग ये सब पढ़ लिया। कैपिलरी जानते हैं क्या होता है, तो इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, लीचिंग हमने पढ़ लिया, नहीं सॉरी, अब नीचे लीचिंग में देखेंगे। ये तो मैंने मूवमेंट बता दिया, मिनरल्स का मूवमेंट। अब ये जो सॉइल में जो ये कैपिलरी, लीचिंग और ग्लेइंग जो प्रोसेस होता है वो क्या प्रभाव डालता है मिट्टी पे, उसको जानते हैं। तो जो सॉइल प्रोसेस में जो कैपिलरी एक्शन हो रहा है सॉइल में, वो क्या करता है, ये हॉट और ड्राई क्लाइमेट में होता है। जब एवापोरेशन फास्टर होता है तब ये होता है। इसमें क्या होता है कि जो सॉल्ट होता है विद इन द सॉइल केम अप एट द अपर लेयर विथ वाटर, ठीक है। वाटर एवोपरेट, कैल्शियम सॉल्ट रिमेन, सॉइल सैलिनिटी। मतलब ये होता है जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी के नीचे में मिनरल्स है ना, सॉल्ट है ना। अब पानी आया पड़ा उसमें, है ना, पानी के साथ में कहीं ना कहीं मिट्टी के नीचे भी पानी चला गया। अब जैसे ही वहाँ पे गर्मी आया, हॉट ड्राई क्लाइमेट हुआ, तो एवोपरेशन बहुत तेजी से होता है। तो ये जो पानी है वो क्या करता है, जमीन के नीचे जो सॉल्ट है, मिनरल्स है, उसको भी अपने साथ ऊपर ले जाता है और पानी जो है उड़ जाता है और नमक को वहीं पे छोड़ देता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम सॉल्ट है वो जमीन में रह रहता है। तो इससे क्या होता है, सॉइल का सेलिनिटी बनता है, सॉइल जो है सेलाइन हो जाता है, ठीक है। लीचिंग जो होता है ये कहाँ पे होता है, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में, है ना, मतलब जहाँ पे गर्मी है और नमी वाला एरिया है वहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर हैवी रेनफॉल हो रहा है ना, तो सिलिका विद इन द सॉइल मूव डाउनवर्ड बट आयरन एंड एल्यूमिनियम रिमेन एट अपर साइड, ठीक है, अपर लेयर। तो क्या हो रहा है, जैसे कि मान के हैवी क्या बोलते हैं रेनफॉल हो रहा है ना, अब वो जो रीजन है वहाँ पे क्या है कि आपका हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है। तो क्या होगा कि जो मिट्टी में जो सिलिका है ना, वो क्या होगा, पानी के साथ घुल के नीचे चले जाएगा। और लेकिन जो आयरन और एल्यूमिनियम है वो अपर लेयर में ही रहेगा। तो इससे क्या होगा, जब हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो उस जगह में किस तरह का सॉइल बनेगा, एसिडिक और रेडिश सॉइल, है ना, रेड कलर में रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिलिका जो है नीचे चला गया और आयरन और एल्यूमिनियम सिर्फ ऊपर में रह गया, ठीक है। अब यही जो लेटराइट सॉइल है लेटजॉल कहलाएगा, और यही जो लेटराइट सॉइल है वो लेटजॉल कहलाएगा, ठीक है। फिर जानते हैं कोल्ड क्लाइमेट में लीचिंग कैसे होता है, कोल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट में। यहाँ पे क्या होगा कि जो आयरन और एल्यूमिनियम है ना, आयरन और एल्यूमिनियम है वो नीचे चला जाएगा और सिलिका जो है ऊपर छूट जाएगा, ठीक है, सिलिका जो है ऊपर छूट जाएगा, है ना। यहाँ पे भी हैवी रेनफॉल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कोल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट है। पानी आया, मिनरल्स को घोला, पानी ऊपर उड़ गया, लेकिन जो सिलिका है वो क्या बोलते हैं अपर लेयर में ही रुक जाएगा, और आयरन और एल्यूमिनियम है पानी के साथ घुल के नीचे चला जाएगा, ठीक है, खासकर कोल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट में। तो यहाँ पे जो मिट्टी होगा वो ग्रे कलर में होगा। तो उस तरह का मिट्टी को क्या कहेंगे, पोडजोल सॉइल, ठीक है, जो कि मैंने ही अभी आपको बताया था ना, कोल्ड ह्यूमिड में पोडजोलिक सॉइल बनता है और हॉट ह्यूमिड में लेटराइट सॉइल बनता है, ठीक है। पोडजोल सॉइल, ठीक है। अब लो फर्टिलिटी बोथ सॉइल पोडजोलिक एंड लेटराइट, ये दोनों ही फर्टिलिटी इसका लो रहता है। बट फॉरेस्ट आर डेवलप्ड बिकॉज द रूट्स ऑफ ट्री आर डीपली। अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो अच्छा डेवलप होता है ना, क्यों, क्योंकि इसका जो जड़ है वो बहुत गहरा घुसा रहता है। ग्लेइंग प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, ये प्रोसेस होता है स्वैम्पी और पीट सॉइल में, दलदली एरिया में, है ना, जो कि टराई और मैनग्रोव रीजन है वहाँ पे। यहाँ पे जो पानी का जो कलर है वो ब्लूइश कलर में हो जाता है। और ब्लूइश कलर में क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट जो होता है ज़्यादा मात्रा में रहता है, इस वजह से ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। अब सॉइल प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। अब जानते हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में। सॉइल प्रोफाइल हैव डिफरेंट लेयर विथ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मैनेजमेंट ऑफ सॉइल होरिजन इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, जैसे सॉइल का जो लेयर है ना, जैसे यहाँ ये ऊपर का लेयर है, सबसे ऊपर लेयर जहाँ पे मान के चलिए पौधा वौधा उगता है, यहाँ पे आप चलते वलते वो है, ठीक है। उसके नीचे लेयर, फिर ऐसा नीचे लेयर, फिर और नीचे लेयर, फिर और नीचे लेयर। तो ये कुछ इस तरीके से दिखा है, इसे हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल, है ना। और ये हर एक प्रोफाइल, ये हर एक जो लेयर है इसका डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है।
तो उसी चीज़ को हम जानेंगे कि ये जो हॉरिजॉन ऑफ सॉइल है इसमें क्या क्या है। जैसे कि सबसे ऊपर का जो है उसे ओ से डिनोट किया गया, तो ये क्या रहता है यहाँ पे ऑर्गेनिक डस्ट, लीव्स, लिटर, ये ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पे रहता है पूरा, ठीक है। जो ए लेयर है वो टॉप सॉइल विथ न्यूट्रिएंट है। ई जो है ट्रांजिशन सॉइल है बिटवीन ए और बी का। बी जो है सब सॉइल है। सी जो है वेदर्ड रॉक मटेरियल है। और सी और सबसे जो नीचे है वो पेरेंट रॉक है सबसे, सॉरी, सी जो है वेदर्ड रॉक मटेरियल लेयर है, पेरेंट रॉक है, ठीक है। और आर क्या है, बेड रॉक है, ठीक है। तो इस चीज को, इस सीरीज को याद रख लीजिएगा। ओ एंड आर नॉट पार्ट ऑफ फंक्शनल सॉइल, ठीक है। तो ये जो ओ और आर है जो कि फंक्शनल सॉइल का पार्ट नहीं है। सॉइल इरोजन इक्वल टू लॉस ऑफ टॉप सॉइल, मतलब ये जो आपका ए एंड ई है ना, वो आपका सॉइल इरोजन मतलब होता है। जब भी सॉइल इरोजन होगा तो ये जो ऊपर का जो ये 2-3 लेयर है ना, ये खसक जाता है, हट जाता है ना। बी कैन नॉट सपोर्ट प्लांट लाइफ, ये जो बी वाला जो हिस्सा है, ये जो लेयर है, इसमें पेड़ पौधे नहीं उगते, इसके ऊपर वाले हिस्से में ही उगते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम सॉइल इरोजन अगर होता है तो ये जो बी वाला जो लेयर है जो कि सब सॉइल है, यहाँ पे देख सकते हैं जो सब सॉइल है वो भी इरोड हो जाता है। लीचिंग और कैपिलरी, अ लेयर इज लिच्ड, बी लेयर एनरिच्ड, ठीक है। तो ए लेयर में जो भी न्यूट्रिएंट है वो लीचिंग प्रक्रिया से मतलब नीचे चले जाते हैं, ठीक है। बी लेयर जो होता है एनरिच्ड हो जाता है। ए लेयर इज एनरिच्ड, कैपिलरी एक्शन में क्या होता है कि जो ए लेयर है वो एनरिच होता है। ए लेयर विल हैव कैल्शियम और सोडियम सॉल्ट, ठीक है। मतलब नीचे का जो मिनरल्स है वो ऊपर आ जाता है इस ए लेयर में, ठीक है। तो वो एक्शन जो होगा कैपिलरी एक्शन होगा। और लीचिंग में क्या हो रहा है कि ए लेयर में जो भी मिनरल्स है वो नीचे चले गए, ठीक है। अब जैसे लेडजॉल कब बनता है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेडजॉल ए आयरन, एल्यूमिनियम और आयरन, बी सिलिका, पोर्टजॉल ए सिलिका, बी एआई आयरन, एल्यूमिनियम एंड आयरन। मतलब लेडजॉल साइल कब बनेगा, जब आपका ए लेयर में एल्यूमिनियम और आयरन होगा और बी में आपका सिलिका होगा। और पोर्टजॉल साइल कब बनेगा, जब ए में आपका सिलिका होगा और बी में एल्यूमिनियम और आयरन होगा, ठीक। सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, अब इसको जानते हैं। लॉस ऑफ टॉप सॉइल विच सपोर्ट द प्लांट लाइफ, 70% ऑफ इंडियाज लैंड इज ड्राई लैंड, ठीक है। तो जो टॉप सॉइल है उसका हट जाना, खत्म हो जाना, जो कि प्लांट लाइफ को सपोर्ट करता है ना, जो कि हट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। जो 70% है इंडिया का लैंड जो है वो ड्राई लैंड है, मोर सस्पेक्टेबल टू ड्रॉट एंड लैंड अबेंडनिंग फैलोइंग। फ्लड ऑल्सो इक्वल टू सॉइल इरोजन, अगर फ्लड आता है उस समय भी सॉइल इरोजन होता है। जमीन को खाली छोड़ दिया जाए, सूखा पड़ा रहे, तो भी सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि हवा चल के उसका ऊपर का लेयर को हटा देता है। ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजन फॉर सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के लिए जो इंसान है वो कैसे जिम्मेदार है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन करा रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है जानवरों का, ठीक है, मतलब जानवर जो है ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, सैंड माइनिंग चल रहा है, फॉल्टी एग्रो प्रैक्टिसेस को अपनाया जा रहा है, ठीक है। और जो ब्रिक्स मेकिंग है, ऊपर की मिट्टी को हटा के उससे ईटा बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ह्यूमन जो है कारण है सॉइल इरोजन के, ठीक है। फॉल्टी एग्रो प्रैक्टिस की क्रॉप रोटेशन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। सॉइल न्यूट्रिएंट जो है ख़त्म हो जा रहे हैं। प्लगिंग अलोंग द स्लोप विथ नो बैरियर, लॉस ऑफ टॉप सॉइल, है ना। जैसे कि अगर ढलान वाला कोई जगह है ना, उसके स्लोप में आपने प्लगिंग नहीं किया है, ठीक है, और कोई बैरियर नहीं बनाया है, तो टॉप सॉइल जो है आसानी से जब पानी आएगा तो बह जाता है, ये कह रहे हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का क्या जो है प्रभाव है वो पड़ता है। लॉस ऑफ टॉप सॉइल हो जाता है तो वेजिटेशन को जो सपोर्ट करता था वो अब सपोर्ट नहीं करेगा, तो वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं लगेंगे। ग्राउंड वाटर जो है वो गिर जाता है, नेचुरल वेजिटेशन सब सूख जाते हैं। रिवर एंड कैनाल्स में सिल्टेशन होता है, क्योंकि ये जो टॉप सॉइल है कहीं ना कहीं बह के, पानी के साथ बह के नदियों में और कैनाल में ही तो जाके इकट्ठे होंगे, ठीक है। अब रिवर और कैनाल्स जब भर जाएंगे तो जब पानी गिरेगा तो फ्लड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब वो जो है सैलो हो गया है, क्योंकि सिल्टेशन वहाँ पे जमा हो गया है, ठीक है। इवेंट ऑफ लैंड स्लाइड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब ये सॉइल का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, तो इसमें दो तरीका है, स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन और नॉन स्ट्रक्चर सॉल्यूशन। तो स्ट्रक्चर वाला समाधान क्या है कि आप जो स्लोप है, ढलान है, उसमें रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट कर दे ताकि जो मिट्टी बह रहा है वो रुके, ठीक है। जो स्लोप ऑफ रिवर है बैंक का, उसमें स्टोन पिचिंग कर दे या वायर नेटिंग कर दे, वायर का नेट लगा दे ताकि जो बहाव है वो भी थोड़ा सा कम हो। पत्थर अगर आप लगा देंगे तो बहाव जो है, मिट्टी जो कटाव है वो भी कम होगा। कोस्टल रीजन में कैसे कर सकते हैं, आप
ट्राईपॉड्स या टेट्रापॉड्स है वो बिछा सकते हैं, जैसे आपने मुंबई के बीचेस में देखा होगा कि बड़े बड़े से कुछ चट्टान से रखे रहते हैं, वो बिछा दिए। ग्रोइंस कुछ ऐसे लंबे लंबे से ऐसे बीच में ऐसा बना दे, है ना, ताकि ये जो लहर जो एकदम तेज आ रहा है वो कट जाए, छोटा हो जाए। रिवर में क्या कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ डैम बना दे। डैम बनाने से क्या है, जो इरोजन है वो भी थोड़ा रुक जाएगा। नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन क्या है, एफॉरेस्टेशन करे, मतलब पेड़ उगाए। जो कल्टीवेशन है उसे थोड़ा कम करे मार्जिनल लैंड में, ठीक है। नदियों के किनारे में जो है वहाँ पे कल्टीवेशन थोड़ा सा कम करवाएं, है ना। एग्रो फॉरेस्ट्री कराएं, मतलब खेत में जो एग्रीकल्चर है उसके साथ साथ आप एक तरह से किनारे किनारे पेड़ भी उगाएं, ठीक है। जो स्लोप है, ढलान है, उसमें टेरेस फार्मिंग करें, इस तरह से सीढ़ी सीढ़ी सा बना दे। जैसे ये स्लोप है ना, तो उसमें सीढ़ी सा बना दे ताकि जो मिट्टी है तेज़ी से ना गिरे, और जो है पानी जो है रुका रहे, मिट्टी भी जो है इस सीढ़ी टाइप के जो टेरेस है उसमें रुका रहे, और इसमें आप फार्मिंग कर सके। कॉन्टूर बंडिंग, मतलब ये जो ढलान है वहाँ पे जो किनारा है वहाँ पे थोड़ा सा उठा उठा सा कुछ बना दे ताकि मिट्टी जो है नीचे ना गिरे और पानी भी रुका रहे, मिट्टी भी रुका रहे, ठीक है। एक तरह से बैरियर है, एज के पास में बैरियर बनाना, उसे कॉन्टूर बंडिंग कहते हैं। बेसिन लिस्टिंग, इन स्लोप होल्स आर मेड, ठीक है। मतलब ये बेसिन लिस्टिंग में क्या होता है कि जैसे ढलान है, उस ढलान में क्या किया आपने, ढलान में बीच बीच में छेद छेद सा बहुत सारा बना दिया। तो इससे क्या होगा कि जो पानी है वो एकदम तेज़ी से नहीं बहेगा, रुक रुक के बहेगा, और जो भी इरोजन हो रहा है वो मिट्टी वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, और उस होल में भी पानी जो है वो रुक रुक के बहेगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसे किया जाए जिससे सॉइल इरोजन कम हो। सॉइल को मुल्चिंग करें, सॉइल मुल्चिंग। इसमें क्या होता है कि जो पराली है, या क्या बोलते हैं, पेरा बोलते हैं जिसे, है ना, धान का जो कटा हुआ हिस्सा है, अवशेष है, उसको आप बिछा दें ताकि एक तरह से मिट्टी ढका रहे, और जो नमी है क्या बोलते हैं मिट्टी के अंदर वो भी बना रहे, है ना। तो ये कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन करें, अलग अलग फसल लगाएं, ठीक है। मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करें, ठीक है। साथ ही साथ स्ट्रिप फार्मिंग, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो है एक फार्म में लगा दिए गए हैं, है ना। बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करें, ठीक है। टू कंट्रोल विंड इरोजन, विंड इरोजन को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसवर्स फार्मिंग करें, मतलब बॉर्डर में ट्रीज लगा दे। शेल्टर बेल्ट, मतलब वही है कि शेल्टर बेल्ट करना, कि मतलब जैसे कि अगर डेजर्ट एरिया है वहाँ पे आप खेती कर रहे हैं, तो जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे क्या बोलते हैं, या तो दीवार खड़ा कर दें, ठीक है, तो वो हो गया शेल्टर बेल्ट, ठीक है। पेड़ उगा दिए अगर बॉर्डर में, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स फार्मिंग कहलाएगा, ठीक है। सॉइल सैलिनिटी और कंजर्वेशन, ये क्या है। सॉइल सैलिनिटी का जो कारण होता है वो कहाँ पे होता है, खासकर एरिड रीजन में। क्यों, वहाँ पे एवापोरेशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। जो अपर लेयर है सॉइल का, उसमें जो है नमक जम जाता है, सॉल्ट आ जाता है। बैड ड्रेनेज, प्रॉब्लम विथ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, कि जो क्या बोलते हैं ज़मीन है उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में उसमें प्रॉब्लम आता है, वाटर, है ना, या क्या बोलते हैं प्रॉब्लम नहीं आता, वो पानी को रोक के रखता है, ठीक है। बैड ड्रेनेज का मतलब एक तरह से कटोरा टाइप का वो शेप है, तो वहाँ पे पानी आके इकट्ठा हो जा रहा है। अब पानी आके वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है लंबे समय तक, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, एवोपोरेशन होगा पानी का, पानी उड़ेगा, तो वो जो पानी जब उड़ जाएगा तो वहाँ पे क्या इकट्ठा हो जाएगा, जाहिर सा बात है सॉल्ट इकट्ठा हो जाएगा। तो बेड ड्रेनेज जहाँ पे होता है वहाँ पे ये होता है, टेराई रीजन में होता है। बेसिन टोपोग्राफी, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में बाउल टाइप का जो है एक तरह से शेप है वहाँ का जो एरिया है, तो उस वजह से क्या होता है वहाँ पे भी पानी जो है तो रुक जाता है, ठीक है। वाटर लॉगिंग सिचुएशन होता है, तो उसके वजह से भी खारापन आ जाता है। अब ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है ना, ब्लैक कॉटन सॉइल, क्ले कंटेंट हाई। अब तो ये जो ब्लैक सॉइल होता है इसमें हाई होल्डिंग वाटर कैपेसिटी होता है ना, हाई इरिगेशन वाटर लॉगिंग सिचुएशन ऑकर। तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल में ये चीज़ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मतलब इसमें पानी ये जो है ना ब्लैक कॉटन सॉइल, ये बहुत अच्छे से हाई होल्ड करके लगता है, ठीक है। और इफ़ हाई इरिगेशन वाटर लॉगिंग सिचुएशन ऑकर, अगर आप ज़्यादा इरिगेशन करेंगे तो इसमें वाटर लॉगिंग का सिचुएशन ऑकर हो जाता है, खासकर ये ब्लैक कॉटन सॉइल में। सेलिनिटी ऑकर व्हेन, salinity occur only when soil have water logging situation, because when it, वही है सिंपल बात है कि salinity तभी होगा जब अगर कहीं पे पानी रुक रहा है और वहाँ पे पानी एवापोरेट हो रहा है और नमक नीचे रुक जा रहा है, तो जाहिर सा बात है वो जो एरिया है वो सेलाइन हो जाएगा, सेलिनिटी ऑकर हो जाएगा, ठीक है। फॉल्टी एग्रो प्रैक्टिस, कल्टिवेशन ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप इन ड्राई लैंड, ठीक है, मतलब सूखे ज़मीन में आप वाटर इंटेंसिव क्रॉप लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ सही नहीं है, उससे भी जो है ज़मीन खारापन होता है, सेलिनिटी होता है। ओवर इरिगेशन की वजह से भी जो है सेलिनिटी होता है, मतलब आप हद से ज़्यादा
क्या बोलते हैं सिंचाई कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा पानी अगर आप लगा रहे हैं तो ज़्यादा जो पानी है वो ज़मीन के नीचे जाएगा, ज़मीन के नीचे जाएगा तो वाटर टेबल हाई होगा। और गर्मियों के सीज़न में क्या होगा, जब पानी तेज़ी से एवापोरेट होगा तो कैपिलरी एक्शन के जरिए जो ज़मीन के अंदर का जो नमक था वो कैपिलरी एक्शन के जरिए पानी के जरिए ऊपर आएगा और पानी तो उड़ जाएगा लेकिन जो सॉल्ट है वो ज़मीन में रह जाएगा, ठीक है। वाटर लॉगिंग इन सॉइल, तो ये सैलिनिटी इस वजह से होता है, ठीक है। राइजिंग इन वाटर टेबल, वही चीज़ ऊपर मैंने बताया, ठीक है। सॉल्ट एक्यूमुलेशन इन टॉप सॉइल, वाटर सीपेज फ्रॉम नियर बाई कैनाल। हाँ, अब जैसे कैनाल के किनारे आपका ज़मीन है तो कैनाल से अगर सीपेज हो रहा है तो वो पानी भी कहीं ना कहीं आपकी ज़मीन को सेलाइन कर देता है, जो सैलिनिटी वहाँ पे ऑकर हो जाता है। सी वाटर इंट्रूजन, अगर जैसे कि मान के चलिए बहुत तूफान उफान आया या सुनामी आ गया तो जो सी वाटर है जब कोस्टल वाटर में आके मिल जाता है ना, या ज़मीन में आ जाता है तो वहाँ पे भी सैलिनिटी का प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से सैलिनिटी का जो है प्रॉब्लम आता है। अब सैलिनिटी का जो ये प्रॉब्लम आया इससे और क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना। सैलाइन तो हो गया, चलो जिस वजह से सैलाइन हुआ हो गया। अब इस सैलिनिटी होने से, सॉइल के सैलिनिटी होने से आगे और क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ठीक है। सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैंगनीज इन टॉप लेयर, तो ये टॉप लेयर में ये सारे सॉल्ट बिछ जाते हैं। सॉइल के जो फर्टिलिटी होता है वो रिड्यूस हो जाता है। कल्टीवेशन बिकम इम्पॉसिबल, यहाँ पे कुछ उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चॉइस ऑफ क्रॉप बिकम लिमिटेड, ओनली सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप कैन बी ग्रोथ कॉटन एंड बार्ले। अब जिसमें क्या बोलते हैं, जो ज़मीन में जो ज़्यादा सॉल्ट वाला हो गया है, अब उस ज़मीन में आप फसल तो नहीं उगा सकते, लेकिन कुछ फसल है जो उग जाते हैं जैसे कि कॉटन और बार्ले, ठीक है। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ फोडर है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड ड्यू टू वाटर लॉगिंग सिचुएशन हाई, ठीक है। तो अगर जैसे मान के चलिए कि अगर ज़मीन बहुत ज़्यादा खारापन है तो पानी जो है ज़मीन के अंदर नहीं घुसता, पानी सिर्फ ऊपर ही ऊपर रुका रहता है अगर ज़मीन जो है सलाइन है तो, ये एक प्रॉब्लम है। तो ये सैलिनिटी जो हो रहा है इससे हम मिट्टी को कैसे बचाएं, सॉइल को कैसे कंजर्व करें। तो इसका पहला स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन और नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन क्या क्या है। स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन क्या है कि भाई आप मिट्टी को धो सकते हैं, है ना, ऊपर से जो है पानी आप फ्लश करेंगे तो नमक जो है ऊपर का वो धुल के बह जाएगा, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बस काम चलाऊ टाइप का है। इम्प्रूविंग ड्रेनेज, ठीक है, कि भाई आप जो अंडरग्राउंड पाइप्स है वो लगा दें, ठीक है। एक्सेस वाटर जब वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है उसको उस पाइप के जरिए बाहर फेंक दें, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा। लाइनिंग ऑफ कैनाल्स टू अवॉइड सीपेज, भाई सीपेज अगर आ रहा है कैनाल के जरिए आपके ज़मीन में तो वहाँ पे आप एक तरह से सीमेंटिंग कर सकते हैं। लाइनिंग का मतलब होता है सीमेंटिंग करना, जहाँ जहाँ पे क्रैक है उसको सीमेंट से भर देना ताकि पानी का सीपेज ना हो। यूज़ ऑफ अमेंडमेंट केमिकल्स लाइक जैसे कि अब जिप्सम हो गया या सोडियम पायराइट हो गया, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो सॉइल जो है वापस से रिकवर करे। मतलब अगर मान के चलिए मिट्टी ज़्यादा खारापन हो गया है तो उसमें अगर आप जिप्सम और सोडियम पायराइट जो है अगर आप मिलाएंगे, मिक्स करेंगे तो जो सॉइल है वापस से रिकवर हो जाता है, ठीक है। नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन क्या है, डिस्करेज यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, कि भाई ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। यूज़ ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका इस्तेमाल करें। एग्रो क्लाइमेट फार्मिंग, ठीक है, मतलब फार्मिंग जो है बेस्ड ऑन वाटर और क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से करें। ऐसा नहीं कि बस सूखा जगह है फिर भी आप वहाँ पे गन्ना उगा रहे हैं या चावल उगा रहे हैं जिसमें पानी ज़्यादा लगता है, ठीक है। ड्राई लैंड फार्मिंग, ग्रास फार्मिंग, मिलेट, फोडर, ये सब आप उगा सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको पानी ज़्यादा नहीं लगता। डेजर्टिफिकेशन एंड प्रिवेंशन, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन सेमी एरिड और सब ह्यूमिड एरिया, ठीक है। ये जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है ना, खासकर जैसे मतलब डेजर्टिफिकेशन ये होता है कि जो सेमी एरिड और सब ह्यूमिड एरिया है वहाँ पे जब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ज़मीन जब खराब होता है तब हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन हो गया। एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट, फैलना, मतलब एक जगह का डेजर्टिफिकेशन जो है दूसरी जगह में धीरे धीरे फैल रहा है, वो उसको कहते हैं हम डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। ड्यू टू विंड सैंड मूव विथ एयर एंड डिपॉजिटेड इन फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल लैंड, आफ्टर सम टाइम दिस लैंड बिकम डेजर्ट, ठीक है। मतलब हवा के जरिए जो रेत है वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंच रहे हैं, है ना, मतलब फर्टाइल लैंड में जाके इकट्ठा हो रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, कई जो ज़मीन है वो डेजर्ट बन जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। इसका समाधान क्या है, पहला चीज़ कि डेजर्टिफिकेशन को आप रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार कोई जगह अगर रेतीला बन गया
तो आप उसको वापस से रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं फैलने से दूसरे एरिया में। कैसे? आप रिटेनिंग वॉल बना देंगे कि भाई जैसे आपका यहाँ पे उपजाऊ वाला ज़मीन है, उधर आपका डेजर्ट एरिया है, तो उसके बीच में एक दीवार बना दिए ताकि वहाँ का रेत उड़ के इधर ना आए। पेड़ उगा दिए ताकि जो रेत है उड़ के इधर ना आए, पेड़ उसको रोक दे। ट्रांसवर्स फार्मिंग करें, ठीक है, वही पेड़ किनारे किनारे उगा दे, वही चीज़ है। कल्टीवेशन ऑफ ग्रास, है ना, मतलब जो ज़मीन है उसमें घास उगा दे ताकि वो जो सैंड ड्यून्स है वो एक जगह पे ही रुका रहे। ऐसा नहीं कि हवा चले तो ये जो सैंड ड्यून्स है उड़ के अच्छे वाले ज़मीन में आ जाए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन, ठीक है। मतलब ज़मीन, मतलब रेती में घास को उगा देना ताकि जो रेत है ना, जो सैंड है वो एक ही जगह स्टेबलाइज रहे। इस प्रोसेस को हम लोग सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब जानते हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया। इंडिया में किस किस तरह के सॉइल्स हैं। तो आप देख सकते हैं एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल और मैनग्रोव सॉइल। तो यहाँ पे ये जो मैप है इसमें मैंने सारा मार्क कर दिया है, आप देख सकते हैं, है ना। ये जितना भी सॉइल है यहाँ पे 1 नंबर जहाँ पे लिखा है, जैसे कि 1 फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है इस रीजन में फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल मिलता है। सेकंड है एलुवियल सॉइल, तो ये कहाँ से कहाँ है ये आप देख सकते हैं, इस रीजन में मिलता है। तो ये आप डायग्राम देख लेंगे तो आप आराम से बता देंगे कि कौन से रीजन में कौन सा सॉइल मिलता है। अब ये जो सॉइल है इनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम जानते हैं। जैसे कि एलुवियल सॉइल है, ये इंडियन सॉइल में, इंडिया सॉइल को 42% जो इंडिया में सॉइल है वो एलुवियल सॉइल है, ठीक है। ये जो नदी होता है उसके डिपोजिशन से ये सॉइल बनते हैं, है ना। ये बहुत फर्टाइल सॉइल है, ये ऑर्गेनिक होता है, रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, ये वेल ड्रेन्ड होता है, ठीक है। इसमें फॉस्फोरस का कमी होता है और ये नॉर्दर्न प्लेन और ईस्ट कोस्ट में ये जो सॉइल है वो मिलता है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे फर्टिलिटी और रेनफॉल जो है दोनों डिक्रीज होता जाएगा इस एलुवियल सॉइल में, ठीक है। बट प्रोडक्टिविटी प्लस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंक्रीजेस, ठीक है। मगर अगर हम वहाँ पे प्रोडक्टिविटी अगर हमको इंक्रीज करना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर वहाँ पे लाए तो प्रोडक्टिविटी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। रेड सॉइल कहाँ है? तो जितना भी मिट्टी है इंडिया में उसमें जो 25% है वो रेड सॉइल है, ठीक है। फॉर्म ड्यू टू, किस वजह से ये फॉर्म होता है? इरोजन ऑफ ग्रेनाइट, जेनेसिस रॉक हैविंग आयरन एंड निकल, ठीक है। बेस्ट ड्रेन सॉइल है ये, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसका बेस्ट होता है, मतलब पानी को अच्छे से होल्ड करके रखता है, ठीक है। लिस्ट सस्पेक्टेबल टू वाटर लॉगिंग, ये इसमें लाइम से ये रिच होता है, फॉस्फोरेट, आयरन, पोटास, ह्यूमस, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कमी होता है। इट कैन सपोर्ट मैक्सिमम क्रॉप डाइवर्सिटी, ये सपोर्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के क्रॉप को, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप अलग अलग प्रकार के क्रॉप यहाँ पे उगा सकते हैं, ठीक है। बट मोस्ट वल्नरेबल टू सॉइल इरोजन, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन भी इसी मिट्टी पे ही होता है, ठीक है। एरिड रीजन, ड्रॉट प्रोन एरिया, ठीक है, उससे गरीबी आ गया। लैंड फेलोइंग, अगर आप मतलब सूखा जगह है तो जाहिर सी बात है मिट्टी है वो तो सूखा होगा ही, हवा चलेगा उड़ेगा ही। लैंड फेलोइंग है, आपने ज़मीन को ऐसी खाली छोड़ दिया है, सूखा पड़ा है, तो वहाँ पे हवा चला तो वहाँ पे भी सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। इसी मिट्टी का इस्तेमाल करके ब्रिक मेकिंग किया जाता है ना, तो इससे क्या होता है जो टॉप सॉइल है उसका लॉस हो जाता है। ब्लैक सॉइल जो है इंडिया में जितनी भी मिट्टी है उसमें 15% जो है ब्लैक सॉइल है। ये जो लावा रॉक है उसके वेदरिंग से बनता है, ठीक है, जो कि डेक्कन प्लेटू का जो लावा रॉक है उसके वेदरिंग से ही होता है, ठीक है। रिच इन फेरोमैग्नीशियम, सिलिकेट, लाइम, पोटास, तो इससे वो रिच है। लैक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कमी है। हाई क्ले कंटेंट है। क्रैक्स व्हेन ड्राई एंड स्टिकी, जब बहुत सूखा आता है ना, गर्मी होता है तो इसमें क्रैक पड़ जाते हैं, है ना। और जब जब बारिश होता है तो ये बहुत चिपचिपा हो जाता है ये मिट्टी, है ना। क्रैक्स अलाउ वाटर टू रीच इनटू द डेप्थ, नेचुरली एरिएशन, ठीक है। तो ये जो क्रैक है ये एक तरह से हवा इस क्रैक के जरिए अंदर तक जाता है और एक तरह से नेचुरली एरिएशन होता है उस मिट्टी का। हाई वाटर रिटेंटिविटी, गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये पानी को बहुत ज़्यादा सोख के रखता है। और ये जो मिट्टी है कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा? ये है आपका महाराष्ट्र प्लेट्यू, काठियावाड़, विंध्या, कैमूर हिल, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका अपलैंड, ठीक है। मिनरल्स ऑफ इंडियन सॉइल, अब जो इंडियन सॉइल है उसमें क्या क्या मिनरल्स जो है उसको हम देखते हैं और क्या क्या रिक्वायर है, कितना रिक्वायर है, ठीक है। तो 3 मिनरल जो है हमें सॉइल के रिक्वायर है, वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम या पोटास, ठीक है।
यूरिया नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है जो कि है ना, जो कि एमोनिया कंटेन करके रखता है, ठीक है। सॉइल, जैसे कि अब यहाँ पे देखते हैं कि जो एलुवियल सॉइल है उसमें क्या ज़्यादा है और क्या कमी है। तो एलुवियल सॉइल जो है उसमें नाइट्रोजन का और पोटास का ये बहुतायत में है, मतलब वो भरपूर है, लेकिन फॉस्फोरस का कमी है। ब्लैक सॉइल में पोटास और ह्यूमस दोनों है ना। ऊपर वाले में नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस तीनों है। सेकंड वाले में ब्लैक सॉइल में पोटास और ह्यूमस बहुत है, लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कमी है। रेड सॉइल में पोटास है, लेकिन जो आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस है वो नहीं है, कमी है। लेटराइट सॉइल में पोटास और आयरन ज़्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम का कमी है। एरिड सॉइल में हाई कैल्शियम है और नाइट्रोजन और ह्यूमस का कमी है। सैलाइन में क्या है, सोडियम पोटेशियम ज़्यादा है और नाइट्रोजन का कमी है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कमी आपको ज़्यादातर नजर आएगा। जैसे देख सकते हैं इसमें फॉस्फोरस कमी, फॉस्फोरस फॉस्फोरस फॉस्फोरस, इसमें नाइट्रोजन 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 और फॉस्फोरस का कमी ज़्यादा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। लेटराइट सॉइल, जिसे लेट सॉइल भी कहते हैं, ये 4.5% एरिया कवर करता है इंडिया का, है ना, मिट्टी वाला जो एरिया है। अल्टरनेट वेट ड्राई वेदर। लेटराइट मीन्स ब्रिक। लीचिंग ऑफ सिलिका आयरन रिमेन इन द टॉप सॉइल, जो कि टॉप लेयर, जो कि मैंने अभी आपको इसके पहले बताया था। थिक आयरन पेंस पेटलैंड्स, ठीक है, ये एसिडिक सॉइल होता है। क्विक इरोडेड ऑन डिफॉरेस्टेशन, मतलब यहाँ पे अगर आप माइनिंग करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो ये क्विकली इरोड हो जाता है आसानी से, ठीक है। ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है ना। जबकि ये टेपियोका टेपियोका और केसव नट के लिए ये जो मिट्टी है ये सूटेबल है ना। टेपियोका मतलब ये साबूदाना जिससे बनता है, उसके लिए ये जो लेटराइट सॉइल है वो जो है उपयोगी है। लेटराइट सॉइल में आयरन का जो भरमार है वो ज़्यादा है। टी प्लांटेशन को सपोर्ट करता है। कॉफ़ी रबर प्लांटेशन को सपोर्ट करता है विथ फर्टिलाइजर, है ना। अगर फर्टिलाइजर के साथ में अगर वहाँ पे आप लगाएंगे कॉफ़ी रबर, वो प्लांटेशन को सपोर्ट करेगा, टी के प्लांटेशन को भी। बॉक्साइट यहाँ पे भरमार है, ठीक है। और ये जो मिट्टी है आपका ईस्टर्न घाट, तेलंगाना और कर्नाटका प्लेट्यू में ये आपको मिल जाएंगे। माउंटेनियस सॉइल, ये वेरी थीन सॉइल है, थीन लेयर ऑफ सॉइल है ना, क्योंकि ये स्लोपी रीजन में है, तो जाहिर सा बात है कि जो मिट्टी का लेयर है बहुत थोड़ा है, पतला है, ठीक है। अंडर डेवलप्ड सॉइल हॉरिजन, सॉइल एट स्टेप ग्रेडियंट कैन नॉट सपोर्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। अब जाहिर सा बात है कि ढलान में तो कोई सॉइल है ही नहीं वहाँ पे, तो सॉइल है ही नहीं तो एग्रीकल्चर को क्या सपोर्ट करेगा, ठीक है। सपोर्ट करता है जो स्क्रब्स है, ग्रास्ड है, उसको। पोर्जोलिक सॉइल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट में ये जो है सॉइल बनता है, ठीक है। लीचिंग ऑफ आयरन एंड सिलिका, लीचिंग ऑफ आयरन होता है यहाँ पे, ठीक है। सिलिका जो होता है टॉप सॉइल में रिमेन रहता है, मतलब आयरन जो है नीचे चला गया, सिलिका जो है ऊपर में रह रहता है। नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर बट गुड फॉर फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो ये लंबरिंग के लिए सही है, मतलब पेड़, बड़े बड़े पेड़ उगाने के लिए अगर आपको करना है, उगाना है, तो उसके लिए ये जगह सही है। चिलेशन, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है। लिव्स ऑफ कोनिफेरस फॉरेस्ट कवर्ड विथ चिलेटिंग एजेंट, व्हेन द लिव्स आर फॉल इट इज़ हार्ड टू डिग्रेड और डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को चिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब जाहिर सा बात है जो पत्ती गिरा है या लकड़ी गिरा है वो अगर जल्दी सड़ेगा नहीं, डिकम्पोज नहीं होगा, तो मिट्टी को जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट है, वो कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इस वजह से जो माउंटेनियस सॉइल है ज़्यादा उपजाऊ नहीं होते, ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट, स्लो बैक्टीरियल प्रोसेस, अब जाहिर सा बात है वहाँ पे ठंड का ज़्यादातर समय रहता है, तो जो बैक्टीरिया का जो भी प्रोसेस चल रहा है डिकम्पोज करने वाला वो स्लो हो जाता है। ह्यूमस कंटेंट जो होता है ना, नमी जो होता है वो ज़्यादा रहता है यहाँ पे। डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल क्या होता है, ये सैंडी होता है, लूज होता है, फेरिएबल सॉइल है, कोर्स टेक्सचर, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, लो न्यूट्रिएंट, लो फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करता। माइक्रो न्यूट्रिएंट यहाँ पे रहते तो बहुत है, लेकिन पानी नहीं है तो क्या उगाओगे। सपोर्ट एग्रीकल्चर अंडर इरीगेशन, अगर वहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी आ जाए तो एग्रीकल्चर को ये जो डेजर्ट सॉइल है वो सपोर्ट करेगा। मैनग्रोव सॉइल क्या है, ये जो भी टाइडल रीजन है जहाँ पे टाइड्स ऊपर जो आते हैं ना, हाई टाइड लो टाइड होते हैं, खासकर कोस्टल प्लेन में, वहाँ पे ये मैनग्रोव सॉइल मिलेगा। यहाँ पे ग्लेइंग प्रोसेस होता है, आपको मैंने बताया था, ठीक है। स्वैम्पी पीट सॉइल है, दलदली क्षेत्र है, ब्लूइश ग्रीन कलर रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फाइड है ज़्यादा। ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है, हाँ मैनग्रोव के लिए सपोर्ट करता है। सेलाइन एल्कलाइन सॉइल, ये क्या है, इट इज़ सॉइल प्रॉब्लम एरिया, ठीक है। ये
सॉइल में ये प्रॉब्लम होता है। ये बैड ड्रेनेज जब होता है ना सूखी जगहों में, या ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, या केनाल से जो सीपेज आ रहे, जो कि मैंने पहले बताया था, तो उसकी वजह से जो ज़मीन है वो खारापन हो जाता है, सलाइन हो जाता है, वही चीज़ कह रहा है। सेलिनिटी का दो फेज होता है, एक होता है कैल्सिफिकेशन और एक होता है सलाइन सॉइल। कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, मॉडरेट एरिडिटी कंडीशन, कैल्शियम सॉल्ट इन अपर लेयर, ठीक है। जब सूखापन जो है थोड़ा मॉडरेट है, तब आपका कैल्शियम सॉल्ट जो होता है जमीन के अपर लेयर में जम जाता है, ठीक है। सैलाइन सॉइल कब होगा, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, एक्सट्रीम एरिड कंडीशन हो, तो उस समय पे क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट भी ऊपर में जम जाता है, तो उसे हम सैलाइन सॉल्ट कहेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में कैल्सिफिकेशन होता है, और ज़्यादा गर्मी बढ़ गया तो सैलाइन सॉइल हो गया, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट भी आ गया, ठीक। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।